हेलो एंड वेलकम बैक। हिस्ट्री स्पेक्ट्रम के इस वीडियो लेक्चर में हमने लास्ट में डिस्कस किया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। आज मैं डिस्कस करूंगा कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, और उसके बाद हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पार्लियामेंट सुधार एक्ट तक डिस्कस करेंगे। स्पेक्ट्रम सीरीज़ में ये टॉपिक वाइज डिस्कशन कंटिन्यू चल रहा है। अगर बात करें हम कांग्रेस के गठन के पूर्व की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, इसमें मगर कंसेप्चुअल तो इसमें कुछ भी नहीं है, और फैक्चुअल हमें फैक्ट ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, और खासकर या तो मैच द फॉलोइंग या तो क्रोनोलॉजी पूछी गई है। तो ऐसे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ तो मैं डेट और वही बता पाऊँगा कि ये कब इसका गठन हुआ, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम राष्ट्रवाद के लिए उग्र राष्ट्रवाद तक किस तरह से रणनीति चली, उदारवादी और उग्रवादी जो संगठन थे इंडियन हिस्ट्री में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई होप आप सब इस सीरीज़ को पसंद कर रहे होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊँ। सो 1885 was the year for the formation of Indian National Congress, formed by A.O. Hume. But before the formation of Indian National Congress, there were several institutions in Bombay, Madras, and in Bengal, which were very prominent before the formation of Indian National Congress in 1885. Why these institutions were important? क्योंकि इन्होंने ही कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। चाहे फॉर्मेशन इनका भारत में हुआ, भारत से बाहर हुआ हो, तो जितने कर भी ये एफर्ट्स लगे, इन्हीं से ही फिर भारतवर्ष में नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। सबसे पहले अगर बंगाल के इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बंगाल में सबसे ज़्यादा है, बॉम्बे में उससे कम है, और मद्रास में उससे कम है। तो ऐसे में हमें याद रखना है कि बंगाल में 1 2 3 4 5 6 जो संस्थाएं थी इम्पोर्टेंट, इसी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग में हो, चाहे क्रोनोलॉजी हो, इसी से ही मैक्सिमम पूछा गया है। बॉम्बे में 3 थी और मद्रास में 2। तो इसमें सबसे पहले 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया। इसके बाद 1838 में जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की गई। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी द्वारा, और 1875 में इंडियन लीग, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट में पढ़ना चाहूँगा। 1836 बंग भाषा प्रकाशक सभा, 1838 जमींदारी एसोसिएशन लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1843 बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1851 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बाय दादा भाई नौरोजी, और 1875 इंडियन लीग, और 1876 इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। बम्बई की बात की जाए तो बम्बई में 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन, 1867 में एम.जी. रानाडे द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा, और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बदरुद्दीन तैयब जी, मेहता और के.टी. तेलंग, इनके द्वारा ये 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। बात मद्रास की जाए, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और 1884 में मद्रास महाजन सभा सुब्रह्मण्यम आयर और पी आनंद चार्लू ने इसका गठन किया था। इसके बाद अगर हम अब आगे बढ़ते हैं
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, Indian National Congress was a national organization which changed the scenario of Indian nationalism. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1885 में ए.ओ. ह्यूम जी द्वारा गठन किया गया, इसने भारतीय राष्ट्रवाद की नींव को उजागर किया। इसकी अगर बात की जाए तो 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का गठन किया गया था और इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, जिसका पहला जो सेशन हुआ बॉम्बे में हुआ। वैसे अगर पहला सेशन की बात की जाए तो ये पूना में प्रस्तावित था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने की। इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होता है, इसमें जो पहले अध्यक्ष और स्थापना का जब बात आती है तो इसमें लिखा होता है, कई बार प्रश्न में ट्रिक डाली होती है। तो अगर स्थापना की जाए तो ए.ओ. ह्यूम जी द्वारा, अगर 1885 में प्रथम जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर प्रथम चरण की बात की जाए तो प्रथम चरण में हमारे पास उदारवादी नेतृत्व था। उदारवादी नेतृत्व में दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, जी के गोखले और कादम्बिनी गांगुली और कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो प्रथम महिला स्नातक थे, और इन्होंने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस अधिवेशन में संबोधन किया था। ये जो नाम मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया कि इनमें से कौन से उदारवादी नेता थे, कौन से उग्रवादी नेता थे। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उदारवादी नेतृत्व में ये जो दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, जी के गोखले। इस संगठन को सेफ्टी वल्व की अवधारणा भी बताया गया है, जिसे ब्रिटिश सरकार को जनता के आक्रोश से बचाना था। उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना, मुख्यालय की स्थापना करना और उपनिवेश विरोधी विचारधारा का समर्थन करना। जो भारतवर्ष में जो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो एक गुस्सा था, इसको जो उनका विरोध करना, कॉलोनियलिज्म का विरोध करना इसका मुख्य लक्ष्य था। अगर फर्स्ट जो चरण चला इसकी बात की जाए तो उदारवादी चरण 1885 से 1905 चला। अगर उदारवादी नेताओं की बात की जाए तो इन्होंने नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रास बिहारी घोष। उदारवादी का जो मेन मकसद था इनका था कि उदार तरीके से, उदार कानूनों के दायरे में रह करके अहिंसक प्रदर्शन किया जाए और विनय की नीति के आधार पर ब्रिटिशर से अपील की जाए कि कुछ संवैधानिक सुधार करे। ये संवैधानिक पक्षधर थे। प्रार्थना पत्र, याचिका और सभाओं से अनुरोध कि वो अनुरोध करेंगे कि ब्रिटिश शासन से कि वो भारतवर्ष में सुधार के लिए कार्य करें। अगर बात की जाए तो इसी दौरान निकास सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। जो दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने वर्णन किया कि ब्रिटिशर्स यहाँ आकर के भारत से धन निकासी ब्रिटिश के लिए कर रहे हैं। भू राजस्व, नमक कर इत्यादि के बारे में मांग उठाना। भू राजस्व की अगर बात की जाए तो हम आगे पढ़ेंगे कि 1793 का जो स्थायी बंदोबस्त था या 1820 का रैयतवाड़ी था चाहे महलवाड़ी था, इसमें कर निर्धारण की जो स्थितियां थी, कर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइक्वल था। जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी उस तरह के कर लगा देती थी और 1793 से पहले तो कर का कोई स्पेसिफाइड निर्धारण था ही नहीं, क्योंकि जो रेवेन्यू के जो राइट्स आ गए थे उनके पास 1765 में आ गए थे, जब बक्सर के युद्ध में 1764 में हार हो गई थी बंगाल, अवध और दिल्ली के जो राजा की, तो पूरे जो रेवेन्यू के राइट्स आ गए थे वो ब्रिटिशर्स के पास आए थे और उन्होंने मनमाने तरीके से राजस्व वसूली शुरू की। तो ऐसे में इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए नरम जो दल थे, इनका जो लक्ष्य था कि भू राजस्व, नमक कर, इनके बारे में मांग उठाना और व्यवस्थापिका में
संवैधानिक सुधार करना और प्रचार करना और प्रशासकीय सुधारों की मांग करना, ये और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना उदारवादी नेतृत्व का सबसे प्रमुख लक्ष्य था। 1905 से 1918 तक उग्र राष्ट्रवाद की भावना को जन्म मिला। उग्र राष्ट्रवादी क्यों उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला? तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे, जिसमें लाल, बाल और पाल, अरविंद घोष जी का भी इसमें नाम आता है, वो उदारवादी नीति से ब्रिटिश पर प्रभाव ना पड़ना, उनका मानना था कि जो उदारवादियों की नीतियाँ थी, अनुनय विनय की जो नीति थी, इससे ब्रिटिशर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी संवैधानिक सुधार शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान। अंग्रेजी राज्य के सही स्वरूप की पहचान की अगर बात की जाए तो 1905 का जो बंगाल विभाजन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसकी जुलाई में घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 से जो प्रभावी हुआ, इससे ब्रिटिशर्स की फूट डालो और राज करो की नीति या बांटने की नीति, इनके बारे में भारतीय अवगत हो गए। तो ऐसे में जो उग्र राष्ट्रवादी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जिस तरह की नीतियां भारत में अपना रहा है, इससे ना तो स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है, ना स्वशासन की प्राप्ति होती है, इससे उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। बात की जाए 1892 का अधिनियम, उसके बाद 1897 में नाटुबंधुओं पर मुकदमा चलाया गया। 1899 में ही कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया गया। 1904 में कार्यालय गोपनीयता कानून, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना और 1905 में स्वदेशी व बहिष्कार को बढ़ावा मिला बंगाल विभाजन के विरोध में। दिसंबर 1903 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। इसमें तर्क क्या दिया गया कि सुचारू प्रशासन, कि ब्रिटिशर्स को अधिक जो यहाँ पर जनसंख्या है बंगाल की, वहाँ पर प्रशासन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इनको बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाए। मुस्लिम संप्रदायवाद बढ़ाना, तो ऐसे में जो बंगाल के विभाजन की जो बात बढ़ी, जहाँ हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल इलाके को अलग करने की एक मंशा थी। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ और इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम गीत गाया गया और हाथों में राखियां बांधी गई। इस वक्त 50,000 रुपये फंड भी एकत्रित किए गए। अगर ये राखी बांधने का जो कंसेप्ट की अगर बात की जाए, ये जो आइडिया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का था। विरोध प्रदर्शन की बात की जाए तो अन्य भागों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। पूना एवं मुंबई में बाल गंगाधर तिलक जी, पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर रजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इनके जो विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो कर्जन की नीतियों की आलोचना करना व स्वदेशी अभियान को समर्थन देना ही कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य था। उग्रवादी दल लाल बाल पाल और अरविंद घोष, ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया। पूरे देश में बंगाल से बाहर भी स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने के पक्ष में थे। उग्रवादी क्या चाहते थे कि बंगाल से बाहर भी ये जो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए, परंतु नरमपंथी इससे सहमत नहीं थे। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता, जिनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। स्वयंसेवी संगठन में वारीसाल के अश्विनी कुमार दत्त जी द्वारा स्वदेश बांधव समिति चलाई गई। परंपरागत उत्सव में तिलक जी ने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने आमार सोनार बंगला, जो आजकल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, लिखा और गाया। मुस्लिम उच्च व मध्यम वर्ग के अधिकांश मुस्लिम या तो आंदोलन से दूर रहे या बंगाल विभाजन का समर्थन किया। यहाँ से थोड़ा सा अगर बात की जाए फूट डालो और राज करो की नीति का
ये एक परिणाम था कि जब मुस्लिम जो उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग के थे, ये तो या तो इस आंदोलन से दूर रहे और या इन्होंने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। और इसी समय नवाब सलीमुल्लाह खां ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। सलीमुल्लाह खां और आगा खान जी ने मुस्लिम लीग अक्टूबर 1906 में गठन किया। बंगाल विभाजन का लोप 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन का लोप किया और भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। जो पहले कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थापित कर दी गई। सूरत विभाजन 1907 दिसंबर 1907। 1905 में जो कांग्रेस के अधिवेशन बनारस में हुए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की। विवाद यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन के प्रसार पर 1906 में कलकत्ता में जब दादा भाई नौरोजी जी की अध्यक्षता में सम्मेलन किया गया, तो इसमें सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन जो सूरत में हुआ, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनाए गए। इसमें विवाद हो गया और यहाँ पर ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। और ये जो 1907 की फूट को सूरत फूट के नाम से, उसके बाद 1908 में मुजफ्फरनगर बम कांड हुआ। मार्ले मिंटो सुधार 1906। मार्ले मिंटो सुधार की अगर बात की जाए तो मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिम जो संगठन थे, मुस्लिम संगठन के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट है, और इसे पृथक निर्वाचन के लिए मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक माना जाता है। 1909 के एक्ट के तहत यहाँ कुछ एक मैंने लाइंस ऐड नहीं की है, मैं यहाँ से आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। मुस्लिम के लिए पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की स्थापना की गई। मुस्लिम मतदाता को आयु योग्यता में हिंदू मतदाता की अपेक्षा छूट दी गई। और इसी में 1909 के एक्ट में ही गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य नियुक्त करने का प्रावधान किया गया, जिसमें पहले सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा चुने गए। इसके बाद हम मूव फॉरवर्ड करेंगे क्रांतिकारी चरण के लिए। अभी एक जस्ट में डिस्कशन के माध्यम से जिस तरह से स्पेक्ट्रम बुक में लिखा गया, मैं उस तरह से डिस्कस करता जा रहा हूँ। उसके बाद जो एक लास्ट जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें डेट वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक और बिल्कुल ईयर वाइज इवेंट का डिस्कशन करूँगा। चाहे इसमें 2 वीडियो बनेंगी, चाहे 3 वीडियो। अभी तो जस्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने करना है कि जिस तरह से चैप्टर वाइज उसमें डिस्कस किया है कि उदारवादी चरण में क्या हुआ, क्रांतिकारी चरण में क्या हुआ, और महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति थी, कब कब से जो इम्पोर्टेंट समझौते हुए, कौन सा समझौता हुआ। इस तरह से जो एक सिस्टमेटिक इसमें स्पेक्ट्रम बुक में दिया गया, मैं उसी तरह से डिस्कस करूँगा जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं। बाकी अगर आपको लगता है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें लगता है कि कुछ इसमें ऐड करना है या इसमें कोई एडिशन करना है, तो आप इसके लिए अपने कमेंट्स में डिस्कस करें। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली।